हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उभरती जा रही है और ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग वैश्विक स्तर पर सभी देशों के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। तो भारत के अंतर्गत भी एक ऐसी बात, एक ऐसा विमर्श शुरू हो गया है जहां पर सरकार के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक या फिर एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के निर्माण की बात कही जा रही है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस पर बात करेंगे और यह जो विषय है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ब्लॉकचेन तकनीक दोनों से ही जोड़ करके हम देखेंगे। टॉपिक है भारत का ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कैसे बेहतर करेगा डिजिटल सुविधाएं। क्योंकि डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत भारत में जब से हुई है तब से लगातार उनके बेहतर किए जाने की ओर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस दिशा में जो प्रमुख प्रयास हमें दिखाई देते हैं, भारत सरकार, आरबीआई या फिर आरबीआई के अंतर्गत जो कंपनियां कार्य करती हैं, जैसे एनपीसीआई की बात कर लें तो एनपीसीआई का रोल उसमें दिखाई देता है। ठीक, आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे इसके सोशल एंगल को कि कैसे जो तकनीक का विकास है वो भारत देश के विकास के अंतर्गत हम डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने में कर सकते हैं। तो खबर इससे जुड़ी है एन इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से ली गई है। और बेसिकली ये एक तरह का ओपिनियन है या फिर एक्सपर्ट्स की राय है इसमें। और एक्सपर्ट भी कौन है? एनपीसीआई के एमडी या सीईओ हम कह सकते हैं। ठीक, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं उसमें पॉइंट्स की बात कर लें। डिजिटल बुनियादी ढांचे की बात करेंगे, भारत के अंतर्गत किस तरह से बनाया गया है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, समाधान के क्या विकल्प बताए गए हैं और विकल्प के रूप में एक समाधान वेब 3.0 की बात आती है, वो क्या करता है, किस तरह से उसका उभार हो रहा है, किस तरह से तकनीक प्रगति कर रही है, ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, वैश्विक स्थिति क्या है, आगे की राह क्या है, और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। प्रीलिम्स में चूंकि इस बार हमने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लिया है। ठीक, जीएस पेपर 3 की हमने बात कर ली। ठीक, प्रीलिम्स में भी महत्वपूर्ण हो सकता है, विज्ञान एवं तकनीक वाले सेक्शन में इसके आधार पर कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो किसी भी तकनीक का एक एस्पेक्ट तकनीकी तो होता ही है, फिर जब हम उस तकनीक के तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर उसको समाज से जोड़ने की बात करते हैं तब वह तकनीकी से सामाजिक तकनीक बन जाता है। उसमें सामाजिक पहलू उसके जुड़ जाते हैं और फिर जाकर के उस तकनीक का सही उपयोग या सही उसकी सीमाएं हमें पता चलती हैं। तो भारत में भी एक बड़े नागरिक स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है, महत्वपूर्ण शब्द नागरिक स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा। ठीक, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वो एप्लीकेशंस का हो, ठीक, तो एक डिजिटल समाज बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा और उसमें उसकी मदद करता है एनपीसीआई या फिर हम कहें आरबीआई। ठीक, बेसिकली आरबीआई की बात है। तो डिजिटल समाज की जब बात आती है तो डिजिटल समाज में अगर हम इस शब्द को तोड़ करके समझे तो डिजिटल समाज का क्या मतलब होता है? एक ऐसा समाज जो भौतिक सीमाओं से परे जाकर के एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, भौतिक सीमाओं का मतलब है अगर व्यक्ति ए को व्यक्ति बी से बात करनी है तो वो क्या करेगा? उसके पास चल करके जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वही डिजिटल समाज से उसके साथ जुड़ा होगा तो एक दूसरे के साथ संवाद के लिए उसके पास बहुत सारे माध्यम होंगे। उन माध्यमों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ जुड़ेगा और जो संवाद की गति है वो भी भौतिक स्थितियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है। तो यही एक पहलू केवल संवाद के स्तर पर ना होकर के हम उसके अन्य पहलुओं को देखें तो आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। ठीक, इसके अलावा राजनीतिक जुड़ाव हो सकता है। यानी जितने भी विषय हम जोड़ करके देखें सब में तकनीक का इस्तेमाल दिखाई देगा। अब भारत सरकार और आरबीआई का प्रयास है इस पूरी व्यवस्था को और आसान करने के लिए और इसको और पारदर्शी बनाने के लिए, ताकि व्यक्तियों को, बाजार को और सरकार को आपस में जोड़ा जा सके। ठीक, और यही व्यवस्था की शुरुआत हम देखते हैं कि 2015 से हमें डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में दिखाई देती है। ठीक, जहां पर भुगतान को यानी पेमेंट्स को, भविष्य निधि को, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रॉसिंग टोल, लैंड रिकॉर्ड्स, इन सभी को आधार, यूपीआई द्वारा डिजिटल करने का प्रयास किया गया ताकि जो स्पष्टता है, पारदर्शिता है वो बनी रहे। लैंड रिकॉर्ड्स बड़े बड़े खराब हो जाते हैं तो लैंड रिकॉर्ड्स को और बेहतर तरीके से स्टोर किया जा सके, उनको एक्सेस इजीली किया जा सके, किसी प्राधिकरण के पास उसकी उपलब्धता बनी रहे। ठीक, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थितियां शुरू की गई।
लेकिन जब हम बात करें कि बुनियादी ढांचे की सीमाएं क्या रही डिजिटल बुनियादी ढांचे की, तो इसकी एक परिभाषा अगर हम शुरू से शुरू करें, देखिए आज का विषय बहुत ज्यादा टेक्निकल ना होकर के इसके सोशल एक्सपेक्ट को कवर करेगा, इसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा से जब हम जोड़े तो किसी चीज की उपलब्धता, ठीक, उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी वैल्यू और उसके ऊपर लोगों का विश्वास, इस चीज पर डिजिटल सिद्धांत आधारित होना चाहिए। एक परिभाषा के रूप में इसको दिया गया है। क्या क्या चीजें हैं? उसकी उपलब्धता, कितनी उपलब्ध है, वो कितनी अफोर्डेबल है, कितनी लोगों की पहुंच तक आ सकती है, कितनी उनकी पॉकेट फ्रेंडली है, यानी ऐसी तो नहीं बात है कि तकनीक बहुत अच्छी है लेकिन बहुत महंगी है। इसके अलावा उसकी वैल्यू क्या है और उसके ऊपर लोगों का बिलीव कितना है। ये कुछ 4 पॉइंट्स बताए गए। अब जो डिजाइन है वो कैसा हो, इसमें सबसे पहले विधायी ढांचा यानी कि कोई कानून का स्ट्रक्चर उसको बनाने में मददगार हो सकता है। भारत में अगर किसी तकनीक का विकास होगा या उसको जो दिशा दी जाएगी उसको कानून के हिसाब से ही निर्धारित किया जाएगा। तो उसका डिजाइन उसके कानूनी ढांचे पर, उसको गवर्नेंस ढांचे पर और उसके सार्वजनिक जुड़ाव से ही आगे बढ़ पाएगा। तो यानी इन चीजों का जुड़ाव होना उसमें जरूरी है, ठीक। लेकिन जो मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचा है वो एक डिजाइन के रूप में नहीं जुड़े हैं। उनके बीच में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। भारत के संदर्भ में आज के इस पूरे डिस्कशन का जो की पॉइंट है वो यही है कि हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। किसी एक डिपार्टमेंट में अगर कोई डेटा मौजूद है तो उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट को एक्सेस करने में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आएगी दूसरे डिपार्टमेंट को, फिर वो किसी थर्ड पार्टी से, किसी निजी पार्टी से उस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो अपने आप में महंगा हो जाएगा, ठीक। तो तकनीकी एकीकरण की हमें आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसा जो डेटा का सिस्टम है या पूरा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको आपस में जोड़ना तो है ही ताकि बातचीत आसान हो सके। इसके अलावा इंटर ऑपरेटेबिलिटी, जिसे अंतर संचालनीयता कहा गया है, वो भी आसान हो सके, क्योंकि समस्याएं बढ़ जाएंगी, निजी डेटाबेस पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अब डेटा जो निजी डेटाबेस से आया है वो कितना सही है उसके सत्यापन की चुनौती होगी। इसमें खर्च ज्यादा आएगा। दूसरी बात, क्योंकि नेटवर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, अब मध्यस्थ बढ़ते जाएंगे तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लागत ज्यादा आएगी और इतना सक्षम भी नहीं होगा, इतना कैपेबल भी नहीं होगा। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो एक सॉल्यूशन निकालने की बात आती है उसमें कहा गया है कि वेब 3.0 का डेवलपमेंट, चूंकि हम वेब 1.0 2.0 के बाद वेब 3.0 पर आ गए हैं। बेसिकली और आसान करके अगर समझे, वेब 3.0 क्या है? इंटरनेट जो हम आज के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का एडवांस फॉर्मेट, ठीक। वेब 1.0 जहां पर हमारे पास इंटरनेट में हम क्या करते थे, केवल कुछ डेटा को पढ़ सकते थे। किसी वेबसाइट पर कोई बात लिख दी गई है, हमारे पास एक्सेस कितना है कि हम केवल उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वेब 1.0 की बात कर रहे हैं। वेब 2.0 आया, हमारे पास सोशल मीडिया का दौर शुरू हो गया, ठीक। वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई कंटेंट देख सकते हैं, कोई कंटेंट लिख सकते हैं। तो अभी भी कह सकते हैं कि वेब 2.0 चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब चरण और एडवांस होगा। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ेगी, मशीन लर्निंग जुड़ेगी, ठीक। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जुड़ेगा, ब्लॉकचेन तकनीक जुड़ेगी, तब वो और एडवांस हो जाएगी और आज जैसा हम उसे देख रहे हैं वो वैसा नहीं रहेगा, ठीक। तो वैश्विक स्तर पर तो इस दिशा में प्रयास किए जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन भारत की क्या स्थिति है और भारत के अंतर्गत जो भारत का डिजिटल नेटवर्क वाला सिस्टम है या डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की बात हम करते हैं, वो कितना इस तकनीक को अपनाने में आगे बढ़ रहा है। तो विकासशील देशों के लिए इसे बहुत उपयोगी बताया गया है, खासकर भारत जैसे। और वेब 3.0 पर आधारित लचीले प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता बताई गई है, यानी कि अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स का विकास किया जाए जो आपस में जुड़ सके और वेब 3.0 पर संचालित हो सके, ताकि पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। वेब 3.0 का मकसद ही इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक। अभी आगे हम इसको देखेंगे। तो इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक नया संस्करण भी माना गया है। कुछ खासियतों की इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर? अब जो कंप्यूटर हैं वो इंफॉर्मेशन को मनुष्यों की तरह समझ सकते हैं, केवल रीड एंड राइट वाले मामले से आगे बढ़ करके, और जो उनको प्रोसेस करने का तरीका है वो किसी भी सामान्य भाषा में उसको प्रोसेस कर सकते हैं।
जैसे कि आपने गूगल के, अगर हम एआई की बात करें तो ओके गूगल करने के बाद जो साउंड आता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर आप जवाब देते हैं। ऐसे ही अमेजोन का एलेक्सा, ठीक, कुछ ऐसे ही एआई बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। अगला यूबिक्विटी। यूबिक्विटी एक शब्द आएगा वेब 3.0 के अंतर्गत। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वव्यापकता, यानी कि अब हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। आपका फोन कनेक्ट होगा आपके सिस्टम के साथ, ठीक, आपके जो ट्यूबलाइट है या एसी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे ही आप घर पहुंचने वाले होंगे एसी ऑन कर सकते हैं, आप ऑफ कर सकते हैं। हालांकि ये तकनीक धीरे धीरे विकसित होती जा रही है, एसी में भी वाईफाई सिस्टम आता जा रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रोसेस क्या है, वो भी इससे ही जुड़ता है, ठीक। इसके अलावा इनहेंस कनेक्टिविटी, तो वेब 3.0 के जो यूजर्स हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट शब्द है सेमेंटिक वेब का मतलब क्या हुआ कि अब कंप्यूटर जो शब्दों को समझता है केवल उसको तकनीकी भाषा में नहीं समझेगा, उसको उस व्यावहारिक रूप में समझेगा जो मनुष्य के द्वारा उससे कहा जाता था। एक समय शुरुआत में जब गूगल इनपुट का अगर आप इस्तेमाल करके देखते थे तो उसमें जो ट्रांसलेशन आता था उस लेवल से ही अगर आप इसे उठाकर देखें तो ट्रांसलेशन बहुत तकनीकी होता था, बहुत जटिल। उसने एक तरीके से ऐसा लिख दिया होता था कि मतलब वही कंप्यूटर वाली भाषा का एकदम शब्द दर शब्द उसने उसको ट्रांसलेट किया होता था। लेकिन अब जैसे जैसे तकनीक बदल रही है धीरे धीरे जो ट्रांसलेशन के लेवल पर चीजें हैं वो और बेहतर होती जा रही हैं, वो और व्यावहारिक हो रही है। तो इसी में जो शब्दों की समझ है, कीवर्ड्स की समझ है, उसको और बेहतर करेगा ये, यानी बेटर अंडरस्टैंड कंटेंट्स वेब रादर देन फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स एंड न्यूमेरिक वैल्यूज। केवल उनके कीवर्ड्स पर या फिर उनके गणती अंकों पर ही नहीं जाएगा, ठीक, इस हिसाब से। अगला 3D ग्राफिक्स। तो आपने फेसबुक के बारे में सुना था कि फेसबुक कंपनी अब एक तरीके से फेसबुक का नाम मेटा हो गया है और मेटा के अंतर्गत अब फेसबुक आएगा। तो मेटा का जो कॉन्सेप्ट है, मेटा के अंतर्गत ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन होगा और एक तरीके की वर्चुअल दुनिया को बना रहे हैं। तो वही एक जो ग्राफिक की वैल्यू जो बढ़ेगी यानी वर्चुअल रियलिटी की, तो वो और ज्यादा वास्तविक दिखाई देगा, ग्राफिक्स का और अच्छा इस्तेमाल। अगर हम वेब 3.0 के आगे की बात करें तो वेब 5.0 तक की भी बात आ जाती है, लेकिन चूंकि 3.0 ही जब ठीक से शुरू होगा तब फिर धीरे धीरे करके वो अगला चरण आ सकेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, जहां पर कोई भी केंद्रीकृत व्यवस्था शामिल नहीं होगी और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ब्लॉकचेन जैसे डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के माध्यम से जुड़ा होगा। तो भारत के संदर्भ में अब इसको अपनाए जाने की बात की जा रही है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर जो तकनीकी संस्थाएं इन चीजों को संचालित करती हैं, एनपीसीआई की ही बात करें तो उससे उनके जो एमडी हैं उन्होंने ये बातें कही हैं। तो वैश्विक रूप से चूंकि इसको अपनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल भारत के संदर्भ में कहा है। एक कंपनी है प्रबंधन परामर्श कंपनी, उसका नाम है गार्टनर। तो गार्टनर ने बताया है कि कई देश अपनी ब्लॉकचेन नीतियों और बुनियादी ढांचे को स्थापित कर रहे हैं। इसमें एक नाम आता है महत्वपूर्ण, एस्टोनिया का, ठीक। तो दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी भी इसको कहते हैं, एस्टोनिया को, ठीक, याद रखिएगा। तो आम जनता को दी जाने वाली सभी ई गवर्नेंस जो सर्विसेज हैं उनको सत्यापित और संसाधित करने के लिए ये ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे और अच्छे तरीके से इसको डेवलप करते जा रहे हैं। देखिए कोई भी टॉपिक अगर वो साइंस एंड टेक का है और वो आप सोशल एंगल से उसको जोड़ करके लिखेंगे तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि उसको कैसे लिखें। तो कुछ बातों को हमें इस तरह से हमें उन्हें समझना है ताकि हम उन बातों को लिख सकें, एटलीस्ट उनको शब्दों में ला सकें, तभी आप उत्तर लिखने की स्थिति में आ पाएंगे। खासकर पेपर 2 और पेपर 3 में बहुत ज्यादा व्यावहारिक चीजों की समझ के बारे में आपसे एक तरीके से डिमांड की जाती है। तो एक देश का नाम हुआ एस्टोनिया, अगला क्या है, चीन। तो चीन ने 2020 में BFN के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका मतलब है ब्लॉकचेन आधारित सर्विस नेटवर्क। इसमें क्लाउड में ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को सुव्यवस्थित दर पर उन्होंने स्टार्ट किया है और क्लाउड में ही ब्लॉकचेन सिस्टम को शुरू किया है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी शुरू किया गया है, ब्राजील में भी शुरू किया गया है। ब्रिटेन वाले का नाम क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन कार्यक्रम। इसमें सरकार और ऐसी संस्थाएं जो इन डिजिटल तकनीकों की मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं या फिर वो सभी लोग जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं या फिर शोधकर्ता हैं, ठीक, उनको जोड़ करके इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसी तरह ब्राजील में ब्राजीलियाई ब्लॉकचेन नेटवर्क नाम से जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया है, उसमें भी सरकार और वो प्रमुख कंपनियां आपस में साथ आकर के काम कर रहे हैं। अब विकेंद्रीकृत केवल इतना ही सिस्टम नहीं है, वित्त की भी बात आती है।
डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक। तो उसमें एक शब्द है इथेरियम, तो इथेरियम का नाम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में आएगा। मतलब कि एक तरीके की ऐसी व्यवस्था, हम कहें एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, लेकिन इस पर सरकार का पूरी तरह से वैसा नियंत्रण नहीं है जैसा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में होता है, ठीक। तो दो शब्द यहां पर हो सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जिसकी अभी हम बात करें, दूसरा सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। कैसे थोड़े से अलग हैं ये दोनों, इनको देखें। मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहां पर कोई भी नाम रख दें, मीरा, ठीक। इन्होंने सोहन को कोई पैसे भेजने थे, पेमेंट करनी थी, ठीक। अब इनके द्वारा की जाने वाली पेमेंट के बीच में कितने मध्यस्थ है वो आपको दिख रहे हैं। बैंक है, ठीक, उस देश का केंद्रीय बैंक है, बैंक में काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो इस व्यवस्था को संचालित कर रहा है, फिर जाकर के इनके पास पैसे आएंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है, इन्होंने पैसे भेजे, आगे जाकर के ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल एक शब्द यहां पर हुआ, इसका मतलब इतना समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन सिस्टम में जैसे ही इन्होंने पेमेंट की, जा करके इस पूरे नेटवर्क में वो जानकारी फैल गई और इनके पास जाकर के पेमेंट हो गई। अब बीच का कोई मध्यस्थ मौजूद ही नहीं है जो इस व्यवस्था को संचालित कर रहा हो, बस चूंकि इनकी आवश्यकता किस लिए थी, ताकि डेटा को स्टोर कर सके, पूरी चीज को मैनेज कर सके। तो अब वो मैनेज कैसे हो रहा है इस ब्लॉकचेन सिस्टम से, अगर एक के पास डेटा खराब भी हो जाएगा, मिट भी जाएगा, तो बाकी बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, ठीक। तो इसमें कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि डेटा गायब हो गया या फिर डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई और फिर पेमेंट पहुंच जाएगी। तो यही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम है, ठीक। अब बात करें कि भारत के लिए क्या सॉल्यूशन बताए गए हैं इसमें। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात कही है कि भारत के अंतर्गत ब्लॉकचेन का उपयोग करके डिजिटल रोड का एक निर्माण करना है। यानी कि अभी तक हम डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं उसमें ब्लॉकचेन तकनीक को हमें शामिल कर लेना चाहिए। और काफी समय से ये बहस भी हो रही थी कि भारत के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी को शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर डिजिटल रुपए की बात हुई, इसी में ब्लॉकचेन तकनीक की भी बात आई है। तो भारतीय डिजिटल समुदाय द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा कि ताकि हम देश के अंतर्गत देश के लोगों के लिए, देश के लोगों द्वारा बनाए गए एक सिस्टम पर कार्य कर सके। तो इसमें फिनटेक जुड़ सकते हैं, अकादमिक, थिंक टैंक और संस्थान, क्योंकि ये चारों जो तरीके हैं, संस्थाएं हैं हम कह लें, तो इनका उपयोग बहुत ज्यादा होगा इसमें, यानी इनके द्वारा दिए गए इनपुट्स बहुत कीमती होंगे। तो स्मार्टफोन जैसे एंड यूजर डिवाइस जो ब्लॉकचेन आधारित तकनीक का समर्थन अभी नहीं करते हैं, इनमें भी इसको शुरू किए जाने की बात आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें भी शुरू कर दिया जाए। और फिर आता है भारत ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, जिसका डेवलपमेंट किया जाना भारत के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने में बहुत मददगार होगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर जो ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग हमें देखने को मिल रहे हैं, भारत भी उसमें पिछड़ता हुआ कुछ समय बाद दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऐसी सलाह दी गई है। तो ऐसा आने वाले समय में हमें दिखाई भी दे सकता है। तो सवाल क्या बना आज के लिए, तो सवाल हमने लिया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का ही है, 2022 का। 2022 में सवाल पूछा गया था कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, अब देखते हैं आप तीनों को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, हालांकि कई लोगों ने कर लिया होगा। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। और तीसरा, वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक, चलिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं आप। अब मेंस का क्वेश्चन, उभरती हुई ब्लॉकचेन तकनीक भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में किस तरह सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए। तो आज के इस डिस्कशन में हमने जो भी बातें की हैं उन्हें आप पॉइंट वाइज कलेक्ट करके इसमें लिखने का प्रयास कर सकते हैं। 250 शब्दों में भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो पैराग्राफ में लिखें, अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो केवल पॉइंट्स में कलेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज के टॉपिक को हम विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। शुक्रिया।